हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग एस के झा सर का साइंस स्पेशल बुक जो ALPN टेक्नीशियन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाने के लिए लाए हैं, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, न्यूटन के गति नियम और घर्षण के लिए आज 25 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसको हम आराम से देखते जाएंगे, आराम से देखते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, जिसका पहला क्वेश्चन यह इस प्रकार है जो पूछा गया 2018 में। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। गति का यहाँ कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। गति का पहला समीकरण किससे संबंधित है? तो गति का 3 गो नियम होता है। गति का कितना नियम होता है? 3 नियम होता है। पहला नियम होता है v बराबर u प्लस AT। दूसरा नियम होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा नियम होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको क्या हम लोग करते हैं, यहाँ से u तीनों से निकाल देते हैं। u क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और यहाँ से a निकाल देते हैं, यहाँ से भी a निकाल देते हैं, यहाँ से भी a निकाल देते हैं। क्या बच जाता है? यहाँ बच जाता है t बच जाता है, यहाँ s, यहाँ t बच जाता है। तो इसमें पूछेगा फर्स्ट समीकरण में किसका संबंध है, तो v का संबंध है और t का संबंध है। सेकेंड में पूछेगा तो v का संबंध है और s का संबंध है। थर्ड में s का संबंध है और t का संबंध है। समझ गया ना? फर्स्ट नियम में, गति का फर्स्ट नियम है किसका? वेग और टाइम का। गति का दूसरा नियम है किसका? वेग और स्थिति यानी दूरी का। तीसरा में दूरी और समय का। यहाँ से हम लोग समझ गए, इसलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर यहाँ से हो जाएगा वेग और समय। इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? नीचे दिया हुआ भी है, देख लीजिए। गति के 3 समीकरण इस प्रकार है। v बराबर u प्लस AT s और AT स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे तो यहाँ क्या है? गति का पहला समय किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। किसके बीच? वेग और समय के बीच। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक पिंड विराम अवस्था में, क्या है क्वेश्चन? एक पिंड विराम अवस्था में है। विराम मतलब क्या है? विराम अवस्था में मतलब शुरू का वेलोसिटी इसका क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। आगे क्या से आगे कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? क्या है? यहाँ से शुरू करता है विराम अवस्था यानी u0, भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। त्वरण तो यहाँ क्या है? एक समान मान लीजिए 0, 2 सेकेंड। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या पूछ रहा है? पिंड की दूरी। क्या पूछ रहा है? पिंड की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग को आता है, एक सिंपल है, यहाँ देखते हैं। सेकेंड नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए भी तो मालूम है, ये मालूम है, लेकिन a यहाँ नहीं मालूम है, तो ये इससे नहीं निकाल सकते। तीसरा नियम लगाते हैं हम लोग, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या है? हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। एक पिंड विराम अवस्था 2 मीटर पर नहीं, त्वरण दिया है यहाँ। क्या है? फिर से देखते, थोड़ा मिस्टेक हुई। त्वरण दिया है, u क्या है? 0। यहाँ देखिए इतना त्वरण, एक समान त्वरण, एक का मान देखिए। त्वरण का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो यहाँ दिया हुआ है। कितना है? a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से तो निकल ही जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ से u कितना हो गया? 0। तो ये बराबर पूरा 0 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, देखिए s बराबर यहाँ लिखेंगे, ये तो 0 हो गया प्लस हाफ a कितना है? 2 और t कितना है? 2 का स्क्वायर। 2 से 2 खत्म। s बराबर 4 मीटर हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर। इसलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर, 4 मीटर आंसर हो जाएगा। आगे ऐसे ही देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकवाद विदों ने उत्प्लावन बल जब भी आएगा हम लोग क्या कहेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 का 1 ए नंबर आंसर। 4
3 का देखेंगे, सॉरी 2 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार हमेशा शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होगा। जब तक आभासी भार शून्य नहीं होगा वस्तु तैरवे नहीं करेगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। जब एक पिंड किसी द्रव में पूर्णतया अंशतः डुबाया जाता है, पूर्णतया अंशतः डुबाया जाता है, तब पिंड विस्थापन द्रव के भार के बराबर एक उत्प्रेरक बल का अनुभव। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब भी द्रव में किसी चीज़ को डुबाने की बात है तो वहाँ क्या कर देंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। बी नंबर ऐसा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव का सतह के लिए कौन सा कथन सही है? एक टैंक है जिसमें क्या त्वरण, क्षैतिज त्वरण के साथ द्रव को आंशिक रूप से भर दिया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऊपर है, देखते हैं। 5 का आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। देखिए, जब भी होगा अपोजिट होगा। जब द्रव क्या होगा? द्रव की गति की दिशा में गिरेगा तो टैंक क्या होगा? पीछे की ओर हो जाएगा। द्रव गति की दिशा में अगर गिरेगा तो टैंक क्या हो जाएगा? टैंक पीछे की ओर उठ जाता है, उठ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? टैंक क्या हो जाएगा? पीछे की ओर उठ जाता है। क्या हो जाता है? टैंक पीछे की ओर उठ जाता है। न्यूटन के थर्ड नियम से होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्या है यहाँ देखते हैं, थोड़ा कट गया लेकिन पढ़ देते हैं हम। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, गोली चलाए तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। ये पीछे की यहाँ ओर है, पीछे की ओर धकेलती है, तो उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? बंदूक यहाँ चलेगा तो गोली इधर निकलेगा, बंदूक पीछे की ओर जाएगा। ये क्या है? न्यूटन के तीसरा गति नियम। क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का क्या नियम है? तीसरा नियम। यहाँ से आंसर का आंसर सी दिया है। आगे हम लोग देखते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समझ गए? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। आर्ट्स एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, एस.के. झा सर का जो बुक स्पेशल साइंस का है उससे है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण किसका है? न्यूटन के थर्ड लॉ का है। यह उदाहरण किसका है? न्यूटन थर्ड लॉ का है। किसका? न्यूटन थर्ड लॉ का है। न्यूटन की गति का तीसरा, न्यूटन की गति का के गो नियम है? 3 गो नियम है। के गो नियम है? 3 गो। न्यूटन का पहला नियम क्या देता है? न्यूटन फर्स्ट नियम क्या देता है? बल का परिभाषा, यानी परिभाषा। सेकेंड नियम क्या देता है? बल के फार्मूला F बराबर m है। थर्ड क्या देता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समझ गए? इसका आंसर क्या आ जाएगा? गति का तीसरा नियम यहाँ दिया है नीचे आंसर। आगे देखिए, एक बिजली के पंखे को स्थिर नाव पर रखा गया और इसके साथ हवा को नाव को पाल पर छोड़ा जाता नहीं, कौन सा कदम? बिजली का पंखा है जी, बिजली का पंखा है तो नाव पर कैसे चलेगा? समझ ही सकते हैं आप। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाव की स्थिति पहले जैसा ही बनी रहेगी। डी आंसर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिजली का जो पंखा है वो नाव पे क्या करेगा? समझ ही सकते हैं, कोई स्थिति में बदलाव नहीं होगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर लड़के का भार कितना हो जाएगा? देखिए, चंद्रमा की सतह पर कितना है न्यूटन? 30 न्यूटन, 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? ये चंद्र मास ऑफ क्या, वेट ऑफ अर्थ बराबर वेट ऑफ मून कितना गुना हो जाता है? इसका 6 गुना हो जाता है। वेट ऑफ अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? मतलब जो भार है पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 300 गुने 6 न्यूटन, यानी 1800 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन। इसका मतलब इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार दोनों कॉमन पेपर होता था, इस बार तो अलग हो गया।
सिंपल याद रखिए, इसका आंसर यह हो जाएगा। सिंपल याद रखिए कि जब पृथ्वी से कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका 1/6 भाग भार हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 60 न्यूटन है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 60 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। वही 60 केजी यहाँ है तो चंद्रमा पर भी 60 केजी होगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, जब भी बदलता है क्या बदलता है, भार बदलता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटांग है। बुध ग्रह के लिए मालूम होगा आप लोग को क्या होता है। बुध ग्रह के लिए थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। बुध ग्रह क्या होता है जानते हैं, पृथ्वी की वजन का 38% होता है। क्या होता है, मास ऑफ अर्थ बराबर मास ऑफ, यहाँ कुछ ले लीजिए, बुध या शुक्र कुछ भी, बुध ही ले लीजिए। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 38% होता है। इसका कितना होता है 38/100 हो जाएगा। कितना 38% होता है। कितना होता है 38%। इसलिए इसका द्रव्यमान भी क्या आ जाएगा, बुध ग्रह का द्रव्यमान भी उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बुध ग्रह का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, कितना का कर रहा है 38 का ना, तो यहाँ से 38 करेंगे फिर 38 डिवाइड 100 कर देंगे। क्या करेंगे 100 कर देंगे तो 8 में गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 का 8 में 8 से गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 डी से मार दीजिए, कहाँ है आंसर, 8 का डी नंबर हो जाएगा। कैसे हुआ फिर से समझिए। पृथ्वी का जो वजन है ना, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह का वजन का कितना गुना होता है, 38 गुना होता है। कितना गुना होता है 38 गुना। समझ गए होंगे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कथन असत्य है। क्या है असत्य है, तो यहाँ देखेंगे पहला, जी का मान चंद्रमा पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। इसका मान ये तो सही है, क्या है कि जी कैसे होता है, जी बराबर GM/r² होता है। क्या होता है r² होता है। ये छोटा जी बदलता है लेकिन बड़ा जी हमेशा सेम होता है। याद रखिएगा, छोटा जी बदल जाएगा, बदलेगा, लेकिन बड़ा जी हमेशा समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए बड़ा जी का मान समान, ये तो सही है। दूसरा, 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले द्रव्यमान को केंद्रीय मध्य, क्या कह रहा है, द्रव्यमान को केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो फार्मूला से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये हो रहा क्या होता है फार्मूला, ये हो रहा फार्मूला होता है G/m1 m2/r²। ठीक है, तो कितना है, 1 मीटर दूरी है ना, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है 2 केजी, 2 द्रव्यमान 2 केजी, फिर 2 केजी, और दूरी कितना है 1 है तो 2 दूनी 4, 4 में इतना है गुना करेंगे तो देखिए 6.67 में 4 से गुना करते हैं हम लोग। 7 चौका 28, 2 7 चौका 24, 26 2 इतना आ जाएगा। देखिए 7 चौका 28, 2 6 24 26 2 6 चौका 24 25 26 2, यहाँ पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। 6 चौका 24 और 2 26 आ गया ना, 26.8 गुने 10⁻11 न्यूटन। इसका मतलब बी आंसर भी, ए आंसर दोनों सही है। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के समानुपाती नहीं होता। वेग का बल ऐसे होता है 1/d² होता है, इसलिए समानुपाती नहीं। सी गलत हो गया। आगे देखते हैं इधर, डी में क्या कह रहा है, डी कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, फिर से वही लिखते हैं, F बराबर G/m1 m2/r²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। r², बीच की दूरी को आधा कर दे तो दोगुना हो जाता है। नहीं, अगर r आधा करेंगे तो f क्या हो जाएगा, यहाँ से r/2 करेंगे तो स्क्वायर के अंदर 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब डी भी गलत है। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कौन कौन असत है, तो असत कौन कौन है, सी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, सी और डी गलत हो गया। समझ गया ना। यहाँ से सिर्फ ऐसे समझिए आप लोग, इसी ई वाला याद रख लीजिए, F बराबर G/m1 m2/r²। याद रखिए, बल क्या है, दोनों द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उसके बीच के दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की त्रिज्या द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान के आधा है, इस ग्रह पर जी का मान क्या हो जाएगा। क्या है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान के आधा है, तो जी का मान वैल्यू क्या होता है, जी का मान होता है GM/R²। तो इसका मान कितना है 9.8। यहाँ से क्या कर रहा है, त्रिज्या भी आधा है, द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान का आधा, तो यहाँ G/M/2 हो जाएगा, यहाँ R², R2 तो 4 गुना हो जाते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो भाग दे दिए, 4 दूनी 8 9, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे होगा। फिर देखिए जी छोटा जी बड़ा होता है GM/R²। क्या होता है GM/R²। तो जी डैश बराबर हो जाएगा यहाँ का जी के जी हो जाएगा M/2। R² मतलब आधा है, इसका द्रव्यमान का ये आधा है, तो M/2 R और 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो जाएगा। तो देखिए इससे ही कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, R² से R² कट गया, 2 दूनी 4, तो इसका जी का मान कितना है 9.8। यहाँ क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर पूरा का मान जी है ना बटा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.8/2, तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4. ना मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं इसको। देखिए यहाँ जी रख दीजिए, यहाँ जी डैश रख दीजिए, GM/R², यहाँ GM/R², IM/2 हो जाएगा, R² तो ऊपर 4 जाएगा, यहाँ से ही काट दीजिए, यहाँ से ही काट दीजिए, यहाँ से ही काट दीजिए, ध्यान 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ तक ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें से स्लाइड का ऑप्शन याद रखिएगा, थोड़ा परेशानी हो रहा है। फिर से हम यही रिकॉल करते हैं, देखिए फिर से देखिए G/G डैश, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया था 1/2 हो गया था, ठीक कट कुट के। यहाँ से देखिए जी का मान कितना है 9.8, यहाँ जी डैश हो जाएगा, यहाँ 2 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, आदमी चलो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 10 का सी हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बल समीकरण में F बराबर क्या होता है। ए बराबर क्या, ए बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है, ए में होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, जहाँ एम क्या है मास है, ए क्या है त्वरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बल आघूर्ण के लिए कौन सा शर्त है। बल आघूर्ण देखिए, ओहो सॉरी, हाँ देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। बल आघूर्ण के लिए कौन शर्त है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर F परपेंडिकुलर डी होता है। क्या होता है, टाउ बराबर F परपेंडिकुलर डी होता है। तो यह एक सदिश राशि है, ये भी सही है, इसका ऐसे मतलब न्यूटन, बल का ऐसे मतलब न्यूटन, इसका मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, ये भी सही है। बल आघूर्ण, बल गुने आघूर्ण भुजा, ये भी सही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। बल आघूर्ण वाला क्या होता है, बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यह एक सदिश राशि, इसका मतलब बल का ऐसे मतलब न्यूटन हो गया, दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, और बल गुने आघूर्ण फॉर्मूला, इसका मतलब सभी आंसर सही है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर, जब 8 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु पर कोई सतत 2 सेकेंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देता है। बल का परिमाण, यहाँ से बल निकालना है, तब बल वाला फॉर्मूला होता है F बराबर होता है फॉर्मूला, ए बराबर होता है MA। क्या होता है MA, तो ए बराबर फिर यहाँ से लिखेंगे, एम का मान कितना है 8 kg, ये बराबर क्या होता है V2 माइनस V1/T, तो 8 V2 कितना है 9 माइनस 4, T कितना है 2 सेकेंड। देखिएगा 8 9 में 4 गया 5/2, 4 से काट दिए 5 का 20 न्यूटन आंसर। समझ गया ना। ये बराबर क्या होता है ये में,
ए नहीं दिया है तो V2 माइनस V1 बता टी हो जाएगा, यहाँ से 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिएगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? देखिए, गति का पहला नियम को, फर्स्ट को जड़त्व का नियम, सेकंड को F बराबर ए में फॉर्मूला देता है, और थर्ड प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, वस्तु अलग अलग होता है। ठीक है। तो सेकंड गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर बल की दिशा के वस्तु पर लगा शुद्ध बल के अनुपाती होता है। यही आंसर हो जाएगा। गति में परिवर्तन की दर, जैसे देखिए F बराबर एम ए होता है, F बराबर यहाँ से ऐसे लिख ए, गति में परिवर्तन dV/dt, तो dV/dt क्या होता है? एम dV/dt ये होता है। यही आंसर आ गया। और क्या समझ गए होंगे? dV/dt क्या होता है? ए होता है। आगे पढ़ते हैं। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या है? यू है। ठीक, शुरू वाला वेग है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की लॉन्च है, इसलिए जी माइनस में जब भी होगा जी माइनस में 10 हो जाएगा। 35 सेकंड यात्रा करने वाला रॉकेट समान उत्पन्न हो जाती है, ईंधन आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट मुक्त निकाय भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगा? देखिए, इसमें दो फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला यहाँ से ऐसे लगेगा, एस बराबर UT प्लस हाफ GT²। तो शुरू में तो एक समान त्वरण से जा रहा है, ऊपर की तरफ से लॉन्च किया गया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला लगेगा, V² बराबर U² माइनस 2AS। यहाँ से निकालते तो इसका एस का मान यहाँ से निकाल देते हैं। यू कितना है? 20। टी कितना है? 35। 35 दूनी 70, 700 मीटर आ गया यहाँ से आंसर। और इसका मान निकाल देंगे V², तो V क्या है? 0। यू कितना है? यू था 20 का स्क्वायर माइनस एक कितना है? 10 ले लेते हैं, जी का मान 10 होता है, ऊपर जा जाता है, यहाँ से एस निकल जाता है, यहाँ से -20 बराबर -10S। यहाँ से इसको काट दीजिएगा। नहीं, 20 का स्क्वायर है तो 20, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से दूसरा कलर समझिए। 0, 20 का स्क्वायर है, क्या है? 20 का स्क्वायर माइनस एक कितना है? 10 इंटू एस। 20 का स्क्वायर 400 बराबर -400 10S हो गया। तो एस का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हाँ, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ फार्मूला होता है 2AS। क्या होता है? 2AS क्या होता है? V² और U² प्लस 2AS। यहाँ 10S इंटू 2 हो जाएगा, तो 10 गुने 20, तो 10 से काटिए 0, एस माइनस से माइनस, एस बराबर 2 से यहाँ 20 हो जाएगा। तो एस बराबर यहाँ से कितना गया? 20 मीटर। यहाँ से कितना? 700 मीटर। 700 प्लस 20 बराबर 720 मीटर आंसर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गया? आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। एक बंदूक की गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? 20 सेकंड में। इसका आंसर निकाल देते। देखिए, क्या एक बंदूक की गोली इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहीं जाके तो 0 हो जाएगा। जहाँ रुकेगा उसका भी क्या हो जाएगा? 0। तो यू बराबर कितना दिया है? 196। टी बराबर कितना दिया है? 20 सेकंड। कितना दिया है? 20 सेकंड। तो निकाल लेते हैं। एस बराबर UT माइनस हाफ GT²। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? यू कितना है? 196 गुना 20 माइनस 1/2 9.8
इंटू टी 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 का मान कितना दिया है 20 दिया है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में देखते हैं ये 16 लिख दिया ना यू टी 196 इंटू 20 गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा। फिर से देखिएगा क्या हो जाएगा ये 196 इंटू 20 माइनस तो हाफ 80 स्क्वायर 9.8 इंटू 20 यहाँ से क्या हो जाएगा 10 काट दीजिए इसको 0 6 2019 0 6 से लेकर 9 18 19 320 हो गया। यहाँ से गुना कीजिए इसमें फिर 80 स्क्वायर होता है फिर यहाँ 20 होगा 80 स्क्वायर होता है तो इसको गुना कीजिए यहाँ से 10 कट गया इसमें भी गुना करेंगे 98 गुना 20 ही हो जाएगा 0 आधे 1960 घटाएंगे 3920 1960 आ जाएगा 1960 मीटर आंसर इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को इतना मीटर 29.4 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है 1 सेकंड बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होगा 1 सेकंड बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होगा 1 सेकंड बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होगा। देखो 1 सेकंड भागते यहाँ से यू कितना है 19.4 मीटर पर सेकंड है ठीक है। टाइम कितना है 1 सेकंड है कितना 1 सेकंड है टाइम कितना 1 सेकंड तो हम लोग लगा देते हैं एस बराबर 80 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू कितना है 29.4 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर तो यहाँ से हो गया होगा देखिएगा 4 में 29.4 माइनस इसको भाग दीजिए 4.9 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 9 गया 5 पॉइंट हो गया 8 में से 4 24.5 मीटर 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा 24.5 मीटर। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई यहाँ क्या है देखिए चौथे सेकंड टाइम नहीं गया 64 सेकंड इसका स्पेशल फार्मूला होता है। अब देखिएगा इसका स्पेशल फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी इंटू 2t माइनस 1 होता है तो यहाँ लगा दीजिए 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है यहाँ 80 मीटर लगा दिए हम लोग गिराई जाती है चौथे सेकंड तय की गई दूरी ऊपर से गिराया जा रहा है तो यू का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यू का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से 0 टी तो 0 हो गया प्लस हाफ जी का मान क्या है ऊपर से आ रहा है तो 10 टाइम कितना है चौथा तो 2 गुने 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हाफ 5 इंटू 4 में 8 में से 1 गया 7 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 बराबर 35 मीटर क्या हो गया 35 मीटर समझ गए होंगे। देखिए इसका स्पेशल फार्मूला होता है इसका यू टी प्लस हाफ जी इंटू ब्रैकेट में 2t माइनस 1 यू अगर कहीं से छोड़ा जा रहा है तो यू तो क्या हो जाएगा 0 में टी से गुना करेंगे 0 हाफ यहाँ जी का मान 10 ले लिया लगभग में 2t 2 का मान 2 रख दिए टी का मान 4 रख दिए यहाँ से 4 में से 7 यहाँ हाफ 2 से कटा 5 7 में 35 मीटर 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में कारों को ब्रेकिंग पैडल में गुण में उपयोग किया जाता है क्या
घर्षण का सकारात्मक प्रभाव 17 का बी नंबर जाएगा। क्या करें, कारक को ब्रेकिंग पॉइंट में के गुण में उपयोग है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है? घर्षण के कारण रुक जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो अगर रुकता है तो किसके कारण, घर्षण के कारण रुकेगा। सी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया? सी नंबर आंसर क्या हो गया? सी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल देखिए, घर्षण बल जब भी लगेगा दो सतह के बीच लगेगा। घर्षण बल जो संपर्क में दो सतह के सापेक्ष गति का विरोध कर सही है। वह घर्षण जो किसी सतह पर चलने फिसलने या कार्य करने के स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। दो भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मशीन के घर्षण व ऊर्जा अपव्यय और टूट फूट जाता है। घर्षण के कारण हाँ मशीन में खर खुर करके क्या हो जाता है, टूट फूट जाता है। मशीन खर खुर करता है ना जी, उसके कारण ही टूट जाता है। ये भी सही है। चौथा नंबर में देखेंगे हम लोग। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, गलत बात है। रोलिंग मतलब गोल और स्लाइडिंग मतलब ऐसे ऐसे वाला घर्षण। देखिए बढ़िया से बताते हैं। रोलिंग मतलब ऐसे है, इसमें घर्षण है। स्लाइडिंग मतलब ऐसा खींच के ले जा रहा है, तो किस में ज़्यादा घर्षण होगा? इसमें ज़्यादा घर्षण होगा। यहाँ का है रोलिंग स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये आंसर क्या है, गलत है। इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। रोलिंग घर्षण जो रोल मतलब चक्का जैसा होगा उसमें घर्षण कम ही ना होगा। जो खींच के ले जाएंगे उसमें घर्षण क्या होगा, ज़्यादा। जो लुढ़का के ले जाएंगे उसमें घर्षण क्या होगा, कम होगा। समझ गए होंगे। 20 नंबर का साइकिल स्थिर तौर से चलाया पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? इसका आंसर हमेशा यही होता है, अग्र दिशा में होगा। याद रखिए, पीछे के पहिए पर घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है। जैसे वस्तु इधर जा रहा है, वस्तु इधर जा रहा है तो घर्षण बल इधर लगेगा। फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन, घर्षण क्या होगा, पीछे लगेगा। समझ गए होंगे। इसलिए 20 का आंसर क्या, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहने या गतिशील वस्तु में उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रवृत्ति बनाए रखती है। अगर वो गति में है तो गति में रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जड़त्व या गैलीलियो के आप न्यूटन का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम के न्यूटन का पहला नियम भी, न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे बल का परिभाषा मिलता है। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध या विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला गति नियम है, प्रत्येक वस्तु अपना विराम या गति अवस्था जब तक बनाए रहे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का गुण कहते हैं। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने में एक वस्तु का प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में, जैसे देखिए एक कहूँ चौराहा है, कारगिल चौक मान लीजिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे हम मुड़े तो मेरा शरीर इधर की ओर होगा, ठीक है। एक बल अंदर की ओर लगा है, इसके अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अंदर की ओर बल को क्या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इधर के बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। समझ गए। तो इसमें बल नहीं पूछ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पूछ रहा है बल महसूस करते हैं, यह बल के कारण होता है। ऐसे तो अपकेंद्रीय बल आंसर है, लेकिन बल के कारण होता है, इसलिए जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर जड़त्व हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बाधित होता है। तो कार से यहाँ से जा रहे हैं तो ये तो गति में, तो ये मुड़ेगा इधर ऐसे। यहाँ से हमेशा टेंडेंशियल त्वरण होता है। मतलब टेंडेंशियल मतलब होता है कि इसका स्पर्श रेखा की ओर त्वरण हमेशा लगेगा। क्या लगेगा? स्पर्श रेखा की ओर त्वरण। तो यहाँ से वस्तु मानो कि आने वाला है इधर, लेकिन हम मोड़ दिए इधर, तो शरीर मेरा किधर चेष्टा करेगा कि इधर ही चले जाए। इसलिए जड़त्व के कारण होता है। समझ गए होंगे। बल पूछता तो अब केंद्रीय बल हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कारक पूछ रहा है, कारण। आगे बढ़ते हैं।
23 नंबर में कौन सा कथन सही है? देखिए, न्यूटन के थर्ड नियम वाला क्वेश्चन, जब एक बस अचानक रुक जाती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका नहीं, गलत बात है। देखिए, बस ऐसे है, यहाँ से बस ऐसे गतिशील है, तो बस में बैठे यात्री भी गतिशील है। यदि बस में यहाँ रुक जाता है तो ये रुकेगा तो ये वस्तु क्या आगे बढ़ना चाहेगा ना, आगे बढ़ना चाहेगा। फिर से समझिए, यहाँ ये बस है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ ब्रेक लगा, ये रुक गया, तो इसमें लगा वस्तु भी तो गति में था या कोई व्यक्ति गति में था, तो जब इसमें एक ब्रेक लग गया तो इसमें तो गति था ही, इसमें ब्रेक थोड़ा लगा, इसलिए आगे की ओर झुक जाएगा, पीछे की ओर नहीं झुकेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहा जाता है। समझ गए होंगे? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही आंसर यह हो जाएगा, ए नंबर। ये गलत है, और तीनों सही है। व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो आगे की ओर गिर जाता है, क्या कि वो गति में रहता है तो आगे की ओर बढ़ जाता है। जब घूर्णन करता है तो पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तो घूमता रहता है। सही बात है। जब बस अचानक रुकता है तो बस से बैठे यात्री आगे की ओर झटका खाता है। बात सही है। ए नंबर। 23 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। 24 नंबर देखते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? देखिए, वेग ऊपर ही बता दिए, वेग को भी कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर का मतलब होता है ना, उसमें टाइम से भाग देना। क्या? टाइम से भाग देना। तो क्या होता है? डी वी बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम, नहीं सॉरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हिंदी में कहते हैं वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब भाग होता है, और दर मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? दर मतलब समय। जब भी दर का है समय से भाग देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।